हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सारे अच्छे होंगे। चलो आज एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा 3D का काफ़ी 3D का इसमें यूज़ है, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स इसमें लगेगी, वेक्टर्स बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, तो वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और जैसे मैंने बोला इंटरेस्टिंग बहुत है। इससे पहले मैं कुछ आपको नॉर्मली इसके इंट्रोडक्शन से पहले जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे। आप लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास में चार्ज, ठीक है। चार्ज आपने पढ़ा था रेस्ट पोजीशन पर, चार्ज मोशन और चार्ज एक्सेलरेटेड। मींस अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो कि आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज अगर एक्सीलरेट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, ठीक है। चार्ज की 3 पोजीशन होती है, रेस्ट, मोशन और एक्सीलरेटेड। रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो हम चैप्टर 1 और 2 में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। चार्ज जब मोशन में होता है, करंट तो आता ही, साथ में फील्ड जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, वो लास्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसे पढ़ते हैं, चार्ज जब मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, हमें कैसे पता लगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपके पास एक ये वायर है और इस तरीके से जा रहा है, समझने की कोशिश करना। इस वायर में करंट जा रहा है आई, ठीक है। और आपने यहां एक चार्ज पार्टिकल कोई v वेलोसिटी पे रख दिया, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल था, उसे एक वेलोसिटी दे दी v, क्लियर है। अब आप क्या देखते हो, जब कोई चार्ज पार्टिकल था, और इससे पहले अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, यहाँ एक वायर था, करंट जा रहा था, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर था। दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। ऐसे ही इन्वेंशन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे ही समझते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करते हैं। अब होता क्या है, इस वायर में करंट जा रहा है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, इस वायर में करंट जा रहा है, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से। तो आपको पता है कोई वायर है, अगर उसमें करंट जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर आप इस वायर का कोई टुकड़ा लेते हो, सपोज को ये टुकड़ा ले लिया आपने, ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया और वो भी स्मॉल, तो आप देखोगे स्मॉल एलिमेंट में नेट चार्ज, क्योंकि इस ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है। मैं फिर समझाता हूँ, अगर आपने ये वायर लिया, वायर का कोई टुकड़ा लिया है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मोशन में तो करंट आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गिनती बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गिनती बराबर है। अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस मानते हो, गॉस थ्योरम लगाते हो, तो आप देखोगे नेट चार्ज 0 है, क्योंकि है ही नहीं, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेट 0 हो रहा है। तो नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्यों? गॉस थ्योरम से आपने पढ़ा E डॉट ds अगर आप क्लोज सरफेस से मानते हो बराबर q enclosed by epsilon नॉट, ठीक है। तो इट मींस एक वायर जिसमें करंट जा रहा है, यानी कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो गई, तो और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है। फिर सुनिएगा, इस वायर की वजह से, इस छोटे से टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी। इट मींस इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इस पर नेट फोर्स 0, अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। लेकिन यहाँ क्या होता है, सेम कंडीशन है, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है q, ठीक है, इस पर वेलोसिटी v है, फिर मैं बोलूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर 0, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी आएगी, 0, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे 0 आएगी। लेकिन ये देखा गया है कि जब चार्ज रुका हुआ था, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन जब चार्ज मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी 0 है, लेकिन अब ये चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से कहीं पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, ठीक है। इट मींस कुछ नई चीज आ गई। सोचो, यहां चार्ज रुका हुआ है, यहां मोशन में है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां भी 0,
जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होना चाहिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। लेकिन फर्क इतना, ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऐसे था, रेस्ट में था, लेकिन ये v वेलोसिटी जा रहा था, अपने पाथ से ये हट गया। अब अपने पाथ से कोई भी पार्टिकल हटे जैसे जा रहा था, इसका मतलब उसको कोई नई फोर्स लग रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो है नहीं, तो वो नई फोर्स क्या आती है, तो द पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स, एंड अ करंट कैरिंग वायर produces magnetic field denoted by B vector। क्लियर है? एक करंट कैरिंग वायर के पास चार्ज पार्टिकल लगा है, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी, तो जो एक करंट कैरिंग वायर है वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में, वो हम पढ़ेंगे, और वो फोर्स इस वजह से लगाता है क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर है? इट मींस ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। तो इस तरीके से कुछ ऐसा आप समझो कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स का जन्म हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आई, करंट कैरिंग वायर की वजह से आई। क्लियर है? कैसे जनरेट होगी, क्या फॉर्मूला होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, वो किस वजह से आ रही थी, वो चार्ज रुका हुआ था उस वजह से आ रही थी, लेकिन अगर आप चार्ज चल रहा है यानी करंट है, इट मींस वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक फोर्स को जन्म देती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स की कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो आगे हम पढ़ते हैं, इसी वजह से चार्ज पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। पहले इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, कहां कहां कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है, फिर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है तो जनरली मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताता हूं। अभी फिलहाल आप एक बात याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये तो आपको पता है कि चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट टेस्ला डिनोटेड बाय टी, और वेबर W पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? इट मींस एक टेस्ला एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे है सब बात करेंगे, साइंटिस्ट के नाम पर है। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी यूनिट इसको आपको पता लगे ये होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग कंडीशन में है कि किस तरीके से निकाली जाती है। जनरल मेथड्स की हम बात करेंगे टॉपिक वाइज की, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उससे आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक लॉ दिया गया, जो सबसे पहला लॉ है इसके अंदर, वो है बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ साइंटिस्ट के नाम पर है। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताया। ये बोलते हैं कि अगर कोई वायर है इस तरीके से कहीं जा रहा है और ये ऐसे है और इसमें जा रहा है करंट आई, तो बोलते हैं सपोज करो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और सपोज करो एक छोटा सा टुकड़ा है, ये टुकड़ा आप देखो, ये टुकड़ा dl वेक्टर, ठीक है। अब dl वेक्टर उधर लिया जाएगा, dl वेक्टर ऐसे लिए जिधर करंट होगा, हमेशा याद रखेंगे कि जिधर करंट होगा उधर वायर के एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर करंट नीचे की तरफ होता तो नीचे होती है, अब यहाँ ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ है। अब ये छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े से ये पॉइंट तक की दूरी r वेक्टर और ये थीटा एंगल। क्लियर है? तो ये देखा गया है, ये छोटा सा टुकड़ा जिसमें करंट आई जा रहा है और इस टुकड़े से जो r वेक्टर की दूरी पर पॉइंट भी है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है dB वेक्टर। dB मतलब बहुत छोटी। क्लियर है? अब वो कितनी होती है, तो उन्होंने देखा कि dB, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कि वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी dl sin थीटा के, और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के। इट मींस अगर r डिस्टेंस बड़ा होगा तो फील्ड इस वायर से बहुत छोटी होगी। क्लियर है? ये कुछ आप ऐसे समझ लो
कि जैसे आप पहले चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे k q1 q2 बाय r स्क्वायर, इसी तरीके से वहां पे आपने फोर्स पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, लॉ है बायो-सावर्ट लॉ, वहां कूलम्ब्स लॉ था। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है, dl sin थीटा और r स्क्वायर। जब आप तीनों इक्वेशन को मिलाओगे तो आप देखोगे i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। क्लियर है? कांस्टेंट, तो यहां पर जो कांस्टेंट होता है तो dv इक्वल टू आप लिखते हो k आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, यूनिट ऑफ फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, 10 की पावर -7 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दैट म्यू नॉट इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी स्पेस में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट पी पर, तो स्पेस के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं म्यू नॉट। जैसे हम वहां करते थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर फर्स्ट में एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी। क्लियर है? तो आपके सामने फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपने इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा है। क्लियर है? इस फॉर्मूले की कंडीशन केवल इतनी है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है छोटे से टुकड़े की वजह से, और उस टुकड़े से पॉइंट r वेक्टर दूरी पर। ठीक है, अगर आपको छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप बायो-सावर्ट लॉ लगाओगे। इसकी वेक्टर फॉर्म हम पढ़ते हैं। आसान है वेक्टर फॉर्म, आपको पता है dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आप क्या करोगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, तो आप देखोगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल r साइन थीटा बाय r क्यूब। इट मींस dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, इसे आप लिखोगे dl क्रॉस r ओवर r क्यूब dB वेक्टर। ये इसके वेक्टर फॉर्म है, सिंपल। क्लियर है? यानी आप जो छोटी सी लेंथ ली है, उस छोटी सी लेंथ का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हो r के साथ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। इट मींस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, और ये सबसे बेसिक मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, छोटे से टुकड़े की वजह से। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आप कई जगह पे ऑलमोस्ट इजी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हो बहुत आराम से। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ और बातें कर लेते हैं इसमें, जैसे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, और आपको पता है अगर आप लिखते हो a क्रॉस b इक्वल टू वेक्टर c, इट मीन जो वेक्टर c आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू a एंड परपेंडिकुलर टू b। जो वेक्टर c आता है वो a और b के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इट मींस दिस dl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dv एंड दिस r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dv। ये याद रखेंगे आप, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके db की डायरेक्शन आ रही है, इट मींस ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। साथ में इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज होगा उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये दो सिंबल क्रॉस और डॉट, ये क्रॉस का सिंबल बताता है डायरेक्शन किसी भी क्वांटिटी की इनसाइड द प्लेन। जैसे सपोज करो ये एक बोर्ड है, ठीक है, और मैं मार्कर की डायरेक्शन इस तरीके से दिखा रहा हूं इनसाइड, तो क्रॉस से दिखाऊंगा इनसाइड, क्रॉस मतलब इनसाइड, और डॉट दिखाता है आउटसाइड, इट मींस आउटसाइड। ये बाहर की तरफ दिखा रहा है आउटसाइड, और ये इनसाइड, ये दोनों सिंबल ये बताता है किसी भी क्वांटिटी को इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपको पता है बाहर की तरफ जेड एक्सिस होता है, आपको पता है बाहर होता है जेड एक्सिस, तो आप ऐसे बना सकते हो डॉट जेड। ठीक है, या आपको पता है ऐसे होता है एक्स डैश, ऐसे होता है वाई डैश, और अंदर की तरफ जेड होता है माइनस, तो क्रॉस जेड डैश। क्लियर है? तो क्रॉस मींस इनसाइड द प्लेन और डॉट मींस आउटसाइड द प्लेन। ये जो सिंबल लिए गए एरो से लिए गए हैं, जो एरो होता है जब आप बेसिकली वो चलता है जहां वो जाता है, ठीक है, वो ये निशान छोड़ के जाता है इनसाइड, और जो बाहर आता है तो ये सिंबल, तो वहां से ये सिंबल लिए गए हैं।
तो ये कई बार इस्तेमाल होंगे, ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये डिफाइंड है, कहीं भी करंट को भी दिखा देते हैं इससे। कोई भी क्वांटिटी अगर आपको क्रॉस से दिखाई जा रही तो आप इनसाइड समझोगे इसे और इसे आउटसाइड समझोगे। अब जैसे सपोज करो ये DL है और ये DB है, अगर आप समझो, एक मिनट दो मुझे, मैं आपको पेन से समझाता हूं। जैसे ये DL है और DB, ये R है। अब आपको देखो ये DL है, अगर आप समझने की कोशिश करो, मैं अलग से बनाऊं, दिस इज DL एंड दिस इज R, और मैंने अभी आपको बताया ये थीटा एंगल पर है। अभी मैंने आपको बताया कि DL क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे, तो आपको पता है ये DL है, अगर आप देखो ध्यान से, और ये R है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट सबको पता है कैसे किया जाता है, DL क्रॉस R, तो DL की साइड में ये राइट हैंड की, ये राइट हैंड है, ये वाली उंगली रख लेना, और ये जो हथेली है, ठीक है, R की साइड, तो R ऐसे है और DL ऐसे है, तो क्रॉस कर रहे हो आप, यानी DL को, ये DL है ब्लू पेन और ये मार्कर R है, DL से R की तरफ जा रहे हो, DL से R की तरफ, तो DL से R की तरफ इनसाइड द प्लेन, तो आप देखोगे ये थंब अंदर की तरफ आएंगे, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इट मींस इनसाइड। क्लियर है? अगर किसी को डाउट होता है आप कमेंट्स में डालना कि हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, मैं उसके और अच्छी टेक्निक बताऊंगा, आराम से हो जाएगा। आपको वेक्टर्स आना चाहिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात जानी कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हुआ। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पैदा करता है, इसी वजह से वहां पर जो चार्ज पार्टिकल होता है जब वो मोशन में होता है उसको फोर्स करती है। फोर्स बाद में जानेंगे हम। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड किसी टुकड़े की वजह से कैसे पैदा होती है, वायर-शावर्ट लॉ है। मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को पता है। ये पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में निकालेगा, साथ में DL क्रॉस R से डायरेक्शन निकलेगी और दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये जनरल हमने बातें करी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसे आप अच्छे से कर लेना, लिख लेना, दैट्स इट। इसके अगली वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।